स्टोरी की ओपनिंग में हम लॉयर डैन से मिलते हैं जो अपने क्लाइंट से एक गैंगस्टर लिशा के अगेंस्ट गवाही देने को बोल रही होती है, पर वे लड़की डर के मारे उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है। एक्चुअली लिशा ने उस लड़की को मोलिस्ट किया था और रैन को पता चलता है कि उस गैंगस्टर ने उस लड़की के फादर को पैसे ऑफर किए हैं, इसलिए अब उस लड़की का फादर केस वापस लेने के लिए तैयार था। और ये जानकर उस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। लिशा रैन से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी अच्छी लॉयर हो, और उसके करीब जाकर बोलता है कि काफी सेंसिटिव भी। रैन बोलती है कि आप भी कमाल के हैं, जब भी अपने गुनाहों को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। लिशा उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि कल रात मुझे सर्व करने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और रैन तो कल रात उससे मिलने के लिए बेकरार थी और पता चलता है कि रैन प्रोफेशन से लॉयर ही नहीं बल्कि वह सीरियल किलर भी होती है। एक्चुअली जो गुनहगार अपनी सजा से बच जाते थे उन्हें रैन खुद ही पनिश किया करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो मासूम और ऐसे बेबस लोगों पर अत्याचार करते हैं उन जैसे इवज को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। और अब वे गैंगस्टर लिशा को मारने के लिए तैयार थी। लिशा रैन को कॉल करके बोलता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अभी तक आई नहीं। रैन बोलती है कि बस जल्दी तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। लिशा सोचता है कि वे लॉयर मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, पर आखिरी में सबको मेरे पावर के सामने झुकना ही पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद लिशा को आवाज आती है, उसे लगता है कि रैन आ चुकी है और कुछ देर बाद रैन आती है तो देखती है कि वे गैंगस्टर ऑलरेडी मर चुका है। अब जल्दी रैन को बाहर से लिशा के आदमियों की आवाज आती है जो रूम के अंदर ही आ रहे थे, इसलिए रैन छुप जाती है और लिशा के आदमी देखते हैं कि वह मर चुका है और उसके आदमियों ने किसी लड़की को आते हुए देखा था जो ब्लैक ड्रेस में थी, इसलिए उसको जल्दी से ढूंढने को बोलते हैं। अब रैन तो पूरी कॉन्फिडेंट थी कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता और बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रही होती है। और जब भी सामने एक लड़के जिन को देखती है, जिन उसको रोकता है तो रैन बोलती है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो और जाने लगती है। पर जिन कहता है कि तुम्हारा नाम लूरैन है और तुम जिन शाओ लॉ फॉर्म में काम करती हो और तुम्हारी एज 24 और तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। और रैन हैरान थे कि इसे उसके बारे में इतना कैसे पता। जिन बोलता है कि मैं डॉक्टर जिन, मुझे याद है कि 1 साल पहले तुमने एक केस जीता था पर तुम्हारे क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट खुद को मारने की कोशिश की थी और डर के मारे तुम्हारा क्लाइंट हार्ट अटैक से मरने वाला था, पर मैंने उसे बचा लिया था। रैन मनी मन में सोचती है कि डॉक्टर लोगों की जान बचाने में हेल्प करते हैं, पर इस आदमी को मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, तो क्या मुझे इसका मुंह बंद करवाने के लिए इसको मारना चाहिए। अब जल्दी जिन को बाहर से आवाज आती है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर रैन उसे मारने जाती है। पर जब ही जिन टर्न हो जाता है और उसके करीब आने लगता है तो रैन पूछती है कि वो उसके पास क्यों आ रहा है। जिन उससे थोड़ा सा वेट करने को बोलता है और बाथरूम उठाने जाता है तो रैन इसको फिर से मारने की कोशिश करती है, पर जिन दोबारा से टर्न हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है और उसे उस बाथरूम को पहना देता है। शायद जिन को भी आइडिया लग गया था कि बाहर लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। अब जिन डोर ओपन करता है तो वे लोग बोलने लगते हैं कि डॉक्टर जिन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिन बोलता है कि यहाँ मैं अपनी फियांसे के साथ डेट पे आया हूँ, क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम है। वे आदमी बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि आपकी फियांसे भी है। जिन बोलता है कि मैं ग्रैंडपा को कॉल करूं, तुम लोग उनसे ही कंफर्म कर लेना। तो वे आदमी माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि बस हम एक ब्लैक ड्रेस पहनी लड़की को ढूंढ रहे हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर जब एक लड़की यांशी आती है जो जिन के बचपन की दोस्त थी, जिन उन आदमियों से बोलता है कि देख लो ये लड़की भी ब्लैक ड्रेस में है। यांशी बोलती है कि अच्छा, मेरा मेल कंपेनियन रिजेक्ट करके आज तुम किसी और के साथ हो। और रैन और यांशी एक दूसरे को पहले से जानती थी। एक्चुअली यांशी रैन के बॉस की डॉटर होती है। अब यांशी यहाँ पे रैन को देखकर हैरान थी और पूछने लगती है कि जिन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। जिन रैन से बताने को बोलता है और रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, इसलिए कहती है कि वे और जिन जल्दी शादी करने जा रहे हैं। तो यांशी चौंक जाती है और बेहोशी होने वाली थी, तो लोग उसको संभाल कर वहां से ले जाते हैं। और उनके जाने के बाद रैन देखती है कि जिन ने कैन के कवर से रिंग बना के उसे ऑलरेडी पहना दिया है। जिन बोलता है तो बताओ हम मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने जा रहे हैं। रैन तो उस रिंग को उतारने जाती है तो जिन उसको ऐसे करने से मना करता है। रैन बोलती है कि तुम चाहते क्या हो और जिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए बोलता है, पर रैन कहने लगती है कि तुम इतने बड़े फैमिली के सन हो और तुम मुझे से मामूली लड़के से शादी क्यों करना चाहते हो। जिन बताता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे यांशी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा कितने गुस्सैल हैं और उनको मना करना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। रैन बोलती है पर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ। जिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम्हें यांशी से डील करने में मेरी हेल्प कर सकती हो और तुम बहुत ही अच्छी तरह से मुझे हैंडल करोगी, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट मैरिज पार्टनर हो। रैन इसको सीरियस करते हुए बोलती है कि वे शादी करने के लिए तैयार है और ये जानकर वे बहुत ही खुश हो जाता है। और पता चलता है कि कुछ देर पहले जिन ने लिशा की जान ली थी, क्योंकि रैन की तरह जिन भी एक सीरियल किलर होता है और वे भी ऐसे इवस लोगों को जान से मारने की मिशन लिया करता था। बाद में रैन अपने पार्टनर को कॉल करके पूछती है कि लिशा को मारने में किसका हाथ है और उसके पार्टनर बताती है कि उस आदमी को उसी गोस्ट किलर नहीं मारा है। अब रैन को कैसे भी करके पता लगाना था कि आखिरकार ये गोस्ट किलर है कौन।
कौन। बाद में यांगशी रैन के ऑफिस में आके गुस्सा करने लगती है कि अगर उसने जिन से शादी करने के बारे में सोचा भी तो वह उसको जान से मार डालेगी। रैन बोलती है कि अच्छा तुम एक लॉयर को मारना चाहती हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर यांगशी तो उसको अभी के अभी जिन से ब्रेकअप करने को बोलती है और कहती है कि जिन बस मेरा है। रैन बोलती है कि ठीक है, देख लेते हैं कि जिन किसका है, और जिन को कॉल करके 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पास आने को बोलती है। और जिन भी जल्दी से तैयार होकर रैन के पास जाने लगता है और हॉस्पिटल में सभी उसको ऐसे रेडी होते हुए जाते देखते हैं तो बोलने लगते हैं कि क्या वह ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। जिन बोलता है कि मेरी फियांसे ने 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे आने को बोला है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। इधर यांगशी बोल रही होती है कि मैं लॉ फॉर्म के बॉस की डॉटर हूँ और ऊपर से तुमसे एज में भी छोटी, प्लस तुमसे कई ज्यादा प्रीटी, तो तुम्हें लगता है कि जिन मुझे छोड़कर तुम्हें चूज करेगा। पर जब भी जिन वेडिंग सूट में आता है तो यांगशी बोलने लगती है तुम इससे कपड़े में यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन बोलता है कि बस मेरी फियांसे ने 10 मिनट के अंदर अंदर आने को बोला था, इसलिए मैं चला आया और हम दोनों जल्दी शादी करने जा रहे हैं। और रैन भी उसको टीज करके जिन के साथ चली जाती है तो यांगशी को रैन पे बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में जिन रैन को मूवी दिखाने के लिए लाया होता है तो रैन बोलने लगती है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम अपने हस्बैंड वाले रोल को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। जिन बोलता है कि मैं तो बस कपल प्रिटेंड करने का नाटक कर रहा हूँ। अब रैन जूस पीने से मना कर देती है तो जिन उनको रखने के लिए चला जाता है। और जब भी रैन की नजर एक ड्रग्स डीलर पे पड़ती है और थोड़ी देर बाद कोई आदमी जोकर के गेटअप में आकर उस आदमी को मारकर चला जाता है और ये सब देखकर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। पर रैन उस आदमी की लाश को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। एक्चुअली रैन के स्टेप फादर उसकी मॉम को बहुत ही मारा पीटा करते थे और इसलिए रैन अपने स्टेप फादर को शूट कर देती है। मतलब रैन बचपन से इतना कुछ फेस करते हुए आ रही थी, इसलिए उसको ऐसे इवल्स लोगों पर जरा सा भी तरस नहीं आती थी। और जब भी जिन आकर उसके आईज को कवर कर लेता है और बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें डर लग रहा है। रैन बोलती है कि मैंने सुना कि कोई जोकर के गेटअप में आकर उस आदमी को स्टेप करके चला गया और उसे जिन में से ब्लड की स्मेल आती है तो कहने लगती है कि ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जिन अभी अभी हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके आए हैं जो आप में से ऐसे ब्लड की स्मेल आ रही है। और जिन बहाना बनाता है कि स्मेल पॉपकॉर्न सॉस की है। पर रैन बोलती है तुम इतने देर से गायब कहाँ थे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। जिन बोलता है कि सॉरी जो मैं थोड़ा सा आने में लेट हो गया, और बोलता है कि अभी मुझे मिस लॉयर की बहुत ही जरूरत है और उसे घर लेकर आता है। तो रैन बोलती है कि देखो मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगी। पर जिन बोलता है कि इस चीज में मैं खुद की हेल्प कर सकता हूँ। और रैन को प्रपोज करने के लिए उसने पहले से सरप्राइज प्लान किया होता है और उसको बहुत ही प्यार से शादी के लिए प्रपोज करता है। तो ये सब देखकर रैन मुस्कुराने लगती है। जिन बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रैन बोलती है कि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, इसलिए तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर जिन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शादी में बहुत ज्यादा लॉयल रहूंगा और मैं सही में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। पर रैन कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हारे इन एफर्ट्स के काबिल नहीं हूँ। और जिन उसके हाथ पे बर्थ मार्क को देखकर बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। और पता चलता है कि जब उस दिन रैन लिशा को मारने के लिए आई थी तो जिन लिशा को मारकर ऑलरेडी वहाँ पे छुपा हुआ था और अब उसका प्लान रैन को मारने का था ताकि वो उसको देख ना ले। पर उससे पहले ही जिन रैन के हाथ पे वो बर्थ मार्क नोटिस करता है और शायद वह किसी लड़की को बहुत पहले से ढूंढ रहा था जिसके हाथ पे वो सेम बर्थ मार्क था और वह समझ जाता है कि रैन वही लड़की है। और जिन रैन से बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ और तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। रैन बोलती है कि ठीक है, पर अगर इन फ्यूचर तुम्हें पता चले कि जिस पर्सन को तुम जानते हो वो मैं नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर जिन मन ही मन में सोचता है कि मैं मरते दम तक तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला और तुम्हारा ढाल बन के हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा क्योंकि तुम मेरी जान हो। अब पता चलता है कि जोकर गेटअप में जिन ही था और उसने उस आदमी को मारा होता है और उस आदमी के पास से जो ड्रग्स मिला था जिन उसे पुलिस को हैंडओवर करने को बोलता है। जिन का असिस्टेंट कहता है कि सुनने में आया है कि आपकी फियांसे भी उस दिन आपके साथ थी, तो क्या वह सब देखकर उनको डर नहीं लगा। जिन बोलता है कि उल्टा उसको वह नजारा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिन का असिस्टेंट हैरान था और बोलता है कि मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई भी लड़की क्राइम सीन्स को देखकर इतना एंजॉय कर सकती है। जिन बोलता है कि रैन कोई मामूली लड़की नहीं है और असिस्टेंट को घूरने लगता है तो वह डर के वहां से भाग जाता है। अब रैन अपने पार्टनर से उसी ड्रग्स केस के बारे में डिस्कशन कर रही होती है और बताती है कि आज वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर जा रही है। उसकी पार्टनर बोलने लगती है कि कौन आदमी है जिसने तुमसे शादी करने की हिम्मत की। रैन बोलती है कि बहुत ही ब्रेव और रिच फैमिली से बिलोंग करता है और मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा तो वो इतना हैंडसम लग रहा था कि मेरा मन किया कि मैं उसको खा जाऊं। और फाइनली दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है और जिन इतना हैप्पी था कि सर्टिफिकेट के साथ फोटो क्लिक कर लेता है। रैन बोलते है कि अब तो ये रियल मैरिज है इसलिए हमें कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है और उसे किस कर लेती है। तो जिन कहने लगता है कि किस ऐसा नहीं किया जाता और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। अब जिन के पास कॉल आ रही होती है पर जिन रुक नहीं रहा था, लेकिन कंटिन्यू कॉल आने की वजह से उसको कॉल पिकअप करना पड़ता है और रैन को घबराते हुए बताता है कि ग्रैंडपा उसे इसी वक्त घर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें हम दोनों की शादी के बारे में पता चल गया। रैन कहती है पर उन्हें पता कैसे चला।
जिन बोलता है कि मैंने ही मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो वीचर पे पोस्ट कर दिया था और ग्रैंडपा ने देख लिया। तो रैन बोलने लगती है कि मुझे पागल समझते हो, मुझे पता है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। जिन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मार के लॉ को ब्रेक कर रही हो। तो रैन उसे और मारने लगती है और ऊपर से उसको बाइट कर लेती है और मस्ती मजाक में जिन भी उसको बाइट करने लगता है। अब दोनों ग्रैंडपा के पास थे और ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे होते हैं और रैन डरी हुई थी कि जिन फैमिली इतनी पावरफुल है और ग्रैंडपा पक्का उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ग्रैंडपा तो जिन पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने बिना बताए शादी कर ली और रैन से पूछते हैं तो तुम जिन की वाइफ हो। रैन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो प्रोफेशन से एक लॉयर है। तो ये जानकर ग्रैंडपा बहुत ही खुश आते हैं और बोलते हैं कि मैं कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और फाइनली आज मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल ही गई, नहीं तो मुझे लगा नहीं था कि बेवकूफ कभी शादी भी करेगा। और बहुत ही प्यार से रैन को घर दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी बेबीज के लिए भी रूम बनवा दिया है और यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी है। तो ये सुनकर रैन जिन को देखने लगती है। अब ग्रैंडपा बोलते हैं कि सोने का टाइम हो गया, इसलिए रैन को जिन के बेडरूम में लेकर जा रहे होते हैं। तो जिन को अचानक से याद आता है कि जो उसने मिशन से रिलेटेड प्लान बनाया है वे अंदर ही रखा हुआ है। तो वे डर जाता है और ग्रैंडपा को अंदर जाने से रोकता है, पर ग्रैंडपा दोनों को रूम के अंदर पुश करके रूम के डोर को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि इस दिन का पता नहीं मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब जिन जानबूझकर उस प्लान को छुपाने के लिए बहाना बना के नीचे गिर जाता है ताकि रैन उस प्लान को देख ना ले और देखता है कि उसने लैपटॉप में भी उन लोगों के बारे में रिसर्च किया है। तो जल्दी से उस लैपटॉप को बंद कर देता है। रैन उसकी हेल्प करने आते हैं तो जिन बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रैन कहती है कि वैसे तुम्हारा रूम तो बहुत ही बड़ा है। तो जिन कहता है कि जाओ तुम सही से रूम को देख लो और जल्दी से बोर्ड पे लिखे प्लान को मिटाने लगता है। अब रैन टेबल के पास जाती है तो जिन को याद आता है कि उसने अपना इंस्ट्रूमेंट वहीं पे रखा हुआ है जिससे वो अपने मिशन को कंप्लीट करता है, इसलिए भाग के उसके पास जाता है। पर रैन उसकी फोटो उठाकर बोलने लगती है कि तुम आज भी अपने बचपन की तरह लगते हो, बहुत ज्यादा क्यूट। और पता नहीं क्यों इस फोटो को देखकर बहुत ही फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है। जिन कहता है कि क्या पता हम दोनों बचपन में मिल चुके हों। रैन उस बॉक्स को देखने जाती है पर जिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किस करने लगता है और उसको सेड्यूस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर रैन उसे रोक देती है और उसे एग्रीमेंट दिखाकर बोलती है कि एग्रीमेंट में मेंशन है कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे आधा मेरा हक है ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन बोलता है पर इस एग्रीमेंट में ये भी मेंशन है कि मेरा पैसा और मैं सब तुमसे बिलोंग करते हैं। तो रैन उसे किस करने लगती है और जिन उसको उठा के बेड पे ले जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में रैन की नींद खुलती है तो देखती है कि जिन बेडरूम में नहीं है और अभी भी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है। इधर जिन का असिस्टेंट उसे केस के रिगार्डिंग डिस्कशन करने आया होता है और जिन बोलने लगता है कि आज मेरी वेडिंग नाइट है और तुम मुझे परेशान करने के लिए चले आए। जिन का असिस्टेंट बोलता है पर आपको मेरा हार्डवर्क नहीं दिख रहा, मैं इतना रिस्की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जिन बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं कि प्यार क्या होता है और एक प्यारी वाइफ होना खुश नसीबी की बात है। जिनका असिस्टेंट बोलता है कि फिर आप मेरे लिए भी एक वाइफ ढूंढने में हेल्प करो। जिन बोलता है कि बस तुम यहीं पे मार खा गए, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे खुद ढूंढा है। उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपने बताया था कि आपकी वाइफ आपके बचपन का प्यार है। अब रैन दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है और बोलती है कि तुम दोनों किस बचपन के प्यार के बारे में बात कर रहे हो और जिन का असिस्टेंट जल्दी से उस फाइल को कवर कर लेता है। तो रैन बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो और जिन के असिस्टेंट को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, इसलिए जिन को इशारा करने लगता है और जिन बहाना बनाता है कि कल मेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी है तो हम मेरे पेशेंट के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मेरा असिस्टेंट पेशेंट के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रैन बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या। जिन बोलता है कि बिल्कुल तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि डॉक्टर की जॉब कितनी हेडेक वाली होती है। रैन को सोने जाने को बोलता है तो रैन कहती है कि रुको मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ और उसके बाद तुम आराम से अपना काम करना। असिस्टेंट सोचता है कि सही में बॉस कितने लकी हैं कि उनको इतनी प्यारी वाइफ मिली है और यहाँ मैं सिंगल, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। अब रैन दोनों के लिए नूडल्स बनाकर लाती है तो जिन बोलता है कि पहली बार मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ बनाया है तो आज तो मैं पेट भर के खाने वाला हूँ। और जब वे फर्स्ट बाइट लेता है तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था कि पक्का खाना बहुत ही बेकार बना है, पर फिर भी बोलता है कि सही में नूडल्स बहुत ही डिलीशियस है। रैन बोलती है कि सही में तुम्हें इतना पसंद है, अगर ऐसी बात है तो आगे से मैं डेली तुम्हारे लिए बनाया करूंगी। और जिन का मुंह देखने लायक होता है और असिस्टेंट को भी खाने को बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि आपने इतनी रात में हम दोनों के लिए खाना बनाया, सही में बहुत ही लकी हूँ। अब रैन उनके लिए जूस लेने के लिए चली जाती है और असिस्टेंट खाना खाता है तो वो फेंकने वाला था, पर जिन उसको चुपचाप खाने को बोलता है। असिस्टेंट मनी मन में सोचता है कि इसमें नमक इतना ज्यादा है कि मुझे वॉमिट फील हो रहा है, पर जिन उसको इशारे से बोलता है कि खाना बहुत ही टेस्टी है और खुद भी खाता है। असिस्टेंट को भी खाने के लिए फोर्स करता है। अब रैन आती है तो देखती है कि असिस्टेंट रो रहा है तो रीजन पूछती है और असिस्टेंट कहता है कि खाना इतना डिलीशियस है कि मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। और दोनों जब जूस पीते हैं तो उन्हें राहत की सांस मिलती है। अब जिन बोलता है कि वे अपनी वाइफ को बेडरूम में छोड़कर आ रहा है और असिस्टेंट को चुपचाप सब कुछ खत्म करने को बोलता है। असिस्टेंट सोचता है कि मैरिड आदमी कितने स्कैरी होते हैं, बेचारे बॉस को इतना बेकार खाना खाना पड़ा, उन्होंने उफ तक भी नहीं किया। अब मैंने सोच लिया कि शादी से अच्छा मैं लाइफ टाइम सिंगल रहना ही पसंद करूंगा। अब जिन रैन को बहुत ही प्यार से किस करके चला जाता है
और रैन को जलन होती है कि पता नहीं वो अपने किस बचपन के प्यार के बारे में बात कर रहा था और सोचते हैं कि बेशक वे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, पर जिन उसका हस्बैंड है और उसे अपने हस्बैंड के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और उसे लगता है कि इस रूम में जिन के बचपन के प्यार के बारे में पक्का कोई ना कोई सबूत मिल सकता है और चारों तरफ ढूंढने में लग जाती है और ड्रॉर ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक नेकलेस है और एक लव लेटर भी रखा हुआ है, तो उससे बहुत ही गुस्सा आता है। पर जब वे उस लेटर को पढ़ती है तो जिन ने उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ होता है और ये जानकर रैन बहुत ही खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने जिन को मिसअंडरस्टूड किया और जिन को पता न चले, इसलिए जल्दी से सब कुछ वहीं पर रख देती है और उससे रुका नहीं जाता और वहाँ पे पड़े उस बॉक्स को खोल देती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे नाइफ रखे हैं। और जब भी जिन आता है और बताता है कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट मेरे सीनियर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, इसलिए मैंने इनको संभाल के रखा है, कहीं तुम इनको देख कर डरी तो नहीं। और फिर से रैन उसकी बातों में आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। पर अचानक से रैन को क्लिक होता है कि जितने भी लोग मरे थे उनकी बॉडी पे कट का निशान था और बाद में रैन सभी केसेस को देख रही होती है और सोचती है क्या गोस्ट किलर भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है जो ऐसे शार्प चीजों से उसने उन लोगों को मारा है। और उसको थोड़ा थोड़ा जिन पे भी डाउट होता है क्योंकि जितने भी कत्ल हुए थे वहाँ पर जिन मौजूद था। बाद में जिन की कॉल आती है तो रैन बताती है कि आज उसका ओवर टाइम है और आज रैन का किसी को मारने का प्लान था और दूसरी साइड जिन भी बहाना बनाता है कि आज उसकी इंपॉर्टेंट सर्जरी है और दोनों ही अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। अब रैन एक क्लब में आती है और वे ड्रग्स डीलर वहीं पे मौजूद था और रैन बस मौके की तलाश में थी कि उसको जान से मार सके और बहाना बनाकर उस आदमी के पास जाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे मारने ही वाली थी, पर जब भी जिन पहुंच जाता है और रैन के साथ डांस करने लगता है और रैन को उसमें से फैमिली से स्मेल आती है। अब जिन रैन से उस आदमी को उसके हवाले करने को बोलता है और रैन देखती है कि वो आदमी जा रहा है तो वहां से जाने की कोशिश करती है और जिन उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी हमारा डांस खत्म नहीं हुआ और तुम जा कहा रही हो। रैन को आइडिया लग जाता है कि वो गोस्ट किलर है, इसलिए कहती है कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पर जिन बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती और वहां से अचानक से गायब जाता है। अब रैन अपनी पार्टनर से उस आदमी की वीडियो मांगती है और उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ है और इधर जिन उस आदमी को मारकर आराम से नाच रहा होता है। और जब भी रैन आती है और जिन से बोलती है तो अच्छा तुम गोस्ट किलर हो। ये जिन बोलता है कि आदमी मेरा टारगेट है, इसलिए आगे से मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करना। पर रैन तो उसको मारने चाहती है और जिन हर तरह से बचने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब अचानक से रैन स्लिप होने वाली थी पर जिन भाग के उसको गिरने से बचा लेता है। अब जल्दी वहाँ पे एक कपल आते हैं, इसलिए वे दोनों छुप जाते हैं। अब ये कपल वहीं पे रोमांस करने लगते हैं और ये देखकर रैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें उन्हें देखने में अच्छा लग रहा है, तो रैन उसे बकवास बंद करने को बोलती है। जिन कहता है कि वैसे तुम काफी पावरफुल और सुंदर हो। रैन कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। जिन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। रैन कहती है कि अपनी जुबान से मेरे हस्बैंड का नाम मत लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब अचानक से उन कपल की नजर उस लाश पर पड़ती है और वे दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं और उस क्लब में अफरा तफरी मच जाती है और रैन जिन को ही देखने में लगी थी और उसको जिन की आंखें बहुत ही जानी पहचानी लगती है और जिन समझ जाता है कि वो पक्का उस पर डाउट कर रही है। अब रैन कंफर्म करने के लिए जिन से मिलने हॉस्पिटल आती है और जिन अपने ऑफिस में था और उसको यहाँ पे देखकर रैन इमोशनल होकर उसको गले लगा देती है कि शुक्र है कि गोस्ट किलर जिन नहीं है। पर उसको उसमें से ब्लड की स्मेल आती है और उसको लगता है कि शायद जिन अभी ऑपरेशन करके बाहर आया है और जिन धीरे से अपने कपड़े को साइड कर लेता है ताकि रैन उसको देखना ले। बाद में रैन की पार्टनर की कॉल आती है और बोलती है कि तुमने सही गैस किया था, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि गोस्ट किलर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है। और अब रैन का शक यकीन में बदल गया था कि पक्का वे गोस्ट किलर जिन ही है। बाद में रैन अपनी मॉम से मिलने आती है तो उससे पता चलता है कि उसके स्टेप फादर ने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है, इसलिए उनके पास आती है और पता चलता है कि बचपन से उसके स्टेप फादर ने ही किलर बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसके स्टेप फादर भी किलर ही थे और वे चाहते थे कि बड़ी होकर वे उनके बिजनेस को ज्वाइन करे। और बोलते हैं कि फाइनली आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रैन चुपचाप उसकी मॉम को छोड़ने को बोलती है पर उसके स्टेप फादर कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रेन किया, क्या तुम मुझे रिपेयर नहीं करना चाहती। रैन बोलती है कि मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी रिपेयर कर दिया है, तो तुम्हारे चेहरे का वह निशान इस बात की गवाही है। और पता चलता है कि जब बचपन में उसके स्टेप फादर उसकी मॉम को मार रहे थे तो रैन उन पर अटैक कर दिया था। रैन बोलती है कि मॉम को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उसके स्टेप फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूंगा और कभी तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। और एक आदमी को मारने को बोलते हैं और रैन उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जिन भी अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने के लिए तैयार था। एक्चुअली रैन के स्टेप फादर ने गोस्ट किलर को मारने के लिए बोला होता है, क्योंकि गोस्ट किलर एक गैंग के बॉस को मारने वाला था, इसलिए रैन उस गैंग के बॉस के साथ बैठकर गोस्ट किलर को मारने के लिए इंतजार कर रही होती है। और जब भी जिन आता है वहाँ पे वो रैन को देखकर हैरान था। अब जिन उस आदमी को मारने चाहता था तो रैन उसे रोकती है और जिन बोलने लगता है कि तुम हमेशा मेरे बीच में आने की कोशिश क्यों करती हो, और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और रैन उस पर अटैक कर देती है। रैन उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है पर जिन उसे रोक लेता है। रैन बोलती है क्यों, तुम्हें चेहरा दिखाने में डर लग रहा है।
ये जिन बोलता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि फालतू में तुमने देख लिया तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी और मुझे डर है कि उसके बाद शादी करने के लिए कहोगी। तो रैन गुस्से में उसको दूर रहने को बोलती है। अब ये गैंगस्टर अपने कुछ आदमी को लेकर आता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। बाद में रैन जिन के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है कि 2 नाइफ मिसिंग है और उस कपड़े को भी देख लेती है जब उसने गोस्ट किलर पर अटैक किया था। बाद में जिन शावर लेकर आता है तो रैन नाटक करने लगती है कि बहुत ही थक चुकी है। तो जिन उसको मसाज देने लगता है। रैन कहती है कि तुम भी तो काम करके बहुत ही थक चुके होंगे तो चलो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ और जानबूझकर उसी जगह को प्रेस करती है जहाँ पे उसने गोस्ट किलर पर अटैक किया था। जिन को तो बहुत ही दर्द हो रहा होता है पर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और जिन भी जानबूझकर रैन को उसी जगह पर प्रेस करता है जहाँ पे रैन को चोट लगी थी और पूछता है कि सब कैसे हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। रैन बोलती है कि बस एक बेकार सा क्लाइंट मिल गया था, उसने उसको हट कर दिया और मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, तो कुछ आइडिया दो कि मैं उस बेकार आदमी से कैसे डील करूं। जिन बोलता है कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला और उसको किस करने जाता है तो रैन उसको दूर कर देती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद ही उस आदमी से डील कर लूंगी। अब रैन 100% श्योर थी कि जिन ही गोस्ट किलर है, इसलिए बोलती है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, जिन या गोस्ट किलर। जिन बोलता है कि वैसे तुम भी मेरे सामने मिस्टीरियस लुक में आती थी तो बहुत ही सुंदर लगती थी। रैन बोलती है कि तुम्हें मारने के बाद मैं और भी सुंदर लगने लगूंगी और रैन उसे मारने की कोशिश करती है तो जिन खुद को बचाने के लिए उससे फाइट करने लगता है और अचानक से उसी के ड्रेस स्ट्रिप को कट कर देता है तो रैन बोलने लगती है तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। जिन कहता है कि बेशर्मी कैसे, मैंने तुम्हारे अलावा किसी भी लड़के को आंख उठा के नहीं देखा है। रैन को याद आता है कि मतलब उसे पहले से पता था कि मास्क के पीछे वही थी और जब भी वे मिल रहा था तो जानबूझकर उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। पर जिन तो फाइट भी रोमांस के साथ कर रहा होता है और बोलता है कि भला मैं तुम्हारा एडवांटेज क्यों उठाऊंगा, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए वह सब मेरा हक है। पर रैन अभी भी गुस्सा कर रही होती है तो जिन बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, ऐसे तुम्हारा बर्डन भी कम हो जाएगा। रैन बोलते है कि मतलब तुम्हें मेरे बारे में ऑलरेडी पता था। जिन बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। रैन कहती है कि मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी तुम्हारे लिए एक स्कैम था। जिन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर सही में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। पर रैन उसे हिट कर देती है और बोलती है कि मरने से पहले कुछ बोलना चाहते हो। जिन बोलता है कि मैंने इतने सालों से जिससे प्यार किया वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरी लिटिल ऑरेंज है। तो यह सुनकर रैन हैरान थी और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और पता चलता है कि रैन के स्टेप फादर उसकी मॉम को बहुत ही परेशान किया करते थे और रैन के पास कुछ खाने के लिए होता नहीं था, इसलिए वो प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करके उनको सेल किया करती थी ताकि कुछ पैसे अर्न कर सके। लेकिन कुछ बच्चे उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं पर रैन ब्रेवरी के साथ उन बच्चों को मार के वहां से भगा देती है और जब भी वहाँ पर जिन आता है और बोलता है कि मैंने देखा तुम बहुत ही ब्रेव हो, इसलिए मैं इनाम में तुम्हें ये ऑरेंज देना चाहता हूँ। और इसके बाद से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और जिन उसके हाथ पे वे हार्ट बर्थमार्क नोटिस करता है। रैन कहती है कि अब से मैं तुम्हें लिटिल पिकॉक कह के बुलाऊंगी। तो जिन बोलता है कि ऐसा क्यों। रैन कहती है क्योंकि तुमने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। जिन बोलता है कि ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें लिटिल ऑरेंज कह के बुलाऊंगा। बैक टू द प्रेजेंट रैन पूछते है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना और जिन उसके हाथ का बर्थमार्क दिखाता है और उसको याद आता है कि कैसे एक बार रैन उसको बचाने के लिए आई थी जब वो इंजर्ड हो गया था और बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिला क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी वापस से देख पाऊंगा। और ये जानकर रैन बहुत ही खुश रहती है और बोलती है कि अब से टॉप किलर और गोस्ट किलर दोनों साथ में रहने वाले हैं और उसे किस करती है। अब दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया था और जिनको पता था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर एक पार्टी में गई है तो उसे बहुत ही जलन होती है कि कोई लड़का उसको अप्रोच ना करे। रैन बोलती है कि तुम जेलस होना बंद करो। जिन बताता है कि लोकेशन में दिख रहा है कि तुम्हारे स्टेप फादर और वे गैंगस्टर उसी पार्टी में मौजूद हैं। अब एक लड़का रैन से उसके साथ ड्रिंक करने को बोलता है और जिन सुन लेता है तो उस लड़के को ना बोलने को कहता है, पर रैन तो जानबूझकर उस लड़के के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है ताकि जिन को और जेलस फील करवा सके। अब रैन उस लड़के को जानबूझकर सेड्यूस करती है क्योंकि लड़का उसे गैंग के बॉस का सन होता है। अब रैन उसे रूम में चलने को बोलती है, वह लड़का उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस गैंगस्टर का आदमी बोलता है कि आपके फादर का ऑर्डर है, किसी भी आउटसाइडर को अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो वह लड़का गुस्सा करने लगता है कि कोई आउटसाइडर नहीं है और रैन को अंदर लेकर चला जाता है। अब ये लड़का रैन को रूम में लेकर आता है और उसे करीब जाने की कोशिश करता है, पर जब भी जिन पहुंचकर उस लड़के को बेहोश कर देता है। रैन कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए और जिन बोलने लगता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई भी दूसरा आदमी मेरी वाइफ के करीब आए और ये सुनकर रैन उसे किस कर लेती है और जिन वहीं उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर रैन उसे रोक देती है और बताती है कि उसने पता लगा लिया कि वे गैंगस्टर और उसके स्टेप फादर साइड वाले रूम में है। जिन बोलता है तो बस उनके मरने का टाइम आ चुका है। अब रैन की पार्टनर उसके स्टेप फादर के कब्जे में थी। अब जल्दी रैन और जिन वहाँ पे पहुंचकर एक एक करके सारे आदमियों को मार डालते हैं और वे गैंगस्टर माफी मांगने लगते हैं, पर जिन उसको भी मार डालता है। अब रैन के स्टेप फादर रैन की पार्टनर को मारने की धमकी देते हैं,
पर दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग से उनको मार डालती हैं और अब पता चलता है कि रैन के पार्टनर ने उस गैंगस्टर और उसके स्टेप फादर के बारे में इन्फॉर्म किया था और वे जानबूझकर उसके स्टेप फादर से किडनैप हुई थी ताकि उन दोनों को पकड़ सकें। पर रैन के स्टेप फादर अभी भी जिंदा थे और रैन को शूट करने जाते हैं, पर बीच में जिन आके उसको ब्लॉक कर लेता है। पर लकली जिन ठीक था और गोली उसके हाथ में लगी थी। रैन बोलती है कि बस छोटी सी चोट है, इतना नाटक क्यों कर रहे हो। जिन बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा सर्जन हूँ और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि सर्जन के लिए उसका हाथ कितना इंपॉर्टेंट होता है। रैन बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तो जिन बोलते है कि बस छोटी सी चोट है, तो फिर तुमने क्या किया है। और रैन ने उसके पूरे हाथ में पट्टी बांधी होती है। रैन कहती है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो ना, इसलिए तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जिन उसके दूसरे हाथ में पट्टी बांधने को बोलता है और रैन सही में दोनों हाथों में पट्टी बांध देती है। तो जिन का मुंह देखने लायक था और रैन जानबूझकर उसको परेशान कर रही होती है। अब जल्दी जिन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और उसे कॉल उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए रैन उसकी हेल्प करती है। असिस्टेंट न्यू मिशन के लिए कॉल किया होता है। तो जिन बोलता है कि अभी वो इंजर्ड है। रैन कहती है कि उस मिशन का इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेंड कर देना, मैं पूरा कर दूंगी। तो असिस्टेंट रैन की आवाज़ को सुनकर हैरान था। रैन कहती है कि अब ये टॉप किलर तुम्हारे गोस्ट किलर के साथ मिलकर काम कर रही है। तो असिस्टेंट हैरान था कि रैन भी एक किलर है और जिन से बोलने लगता है कि आपने पहले अपनी वाइफ के बारे में क्यों नहीं बताया। और रैन कॉल कर देती है और अभी भी जिन को परेशान करने में लगी थी। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और अब दोनों मिलकर मिशन को पूरा किया करते थे और उन दोनों का एक प्यारा सा बच्चा भी होता है और फाइनली दोनों की लाइफ में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।